प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के संबंध में हम लोगों ने पिछली वीडियो में विस्तार से देखा है। अब यहाँ पर हम लोग पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत इतिहास के अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ यह है कि जमीन की खुदाई से जो भी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं उनका प्रयोग हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, कला जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, फिर मृदभांड, इनके माध्यम से हमें इतिहास के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी पुरातात्विक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की जहाँ एक सीमा है उसमें अनेक कमियां पाई जाती हैं, वहीं पुरातात्विक स्रोत में सत्यता की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जहाँ साहित्यिक स्रोत में कालक्रम, तिथि निर्धारण, विचार पर प्रभाव आदि चीज़ें दृष्टिगोचर होती हैं, वहीं पुरातात्विक स्रोतों पर इस प्रकार का प्रभाव नगण्य रूप से दिखाई देता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। सर्वप्रथम हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अभिलेख पत्थरों पे लिखे जाते थे, ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे, मूर्तियों पर लिखे जाते हैं इत्यादि। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को टी फेनथेलर ने खोजा था और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अभिलेखों में बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए पुरातात्विक स्रोतों में सबसे विश्वसनीय अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख या अन्य जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति आदि के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब अभिलेखों पे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह आपकी महाविद्यालयी परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम कुछ अभिलेखों को देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। विस्तार से हम लोग बाद में अशोक के अभिलेखों को करेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में जान लेते हैं कि अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक लिपि का। अशोक के अनेक अभिलेखों से उसके समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। फैक्ट हैं और इसे आप लोग याद भी रखना। जैसे अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः 3 भागों में बांट के देखा जाता है। स्तंभ शिलालेख, दूसरे हैं शिलालेख और तीसरे हैं स्तंभ लेख। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, तो भाब्रू अभिलेख में, जो कि बैराट राजस्थान में स्थित है, भाब्रू लेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता है। और अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि तथा उत्सव सभा पर प्रतिबंध लगाया। इस अभिलेख के अनुसार सिर्फ 3 जानवर, 2 मोर और 1 हिरण का प्रतिदिन वध किया जाएगा, लेकिन यह भी नियमित नहीं होगा। दूसरे गिरनार अभिलेख में या द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र तथा केरल पुत्रों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य तथा मवेशी के स्वास्थ्य तथा दवा की व्यवस्था की है। वैसे ही 5वें शिलालेख में, जो कि मानसेहरा में स्थित है, इस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 6ठे शिलालेख में अशोक का स्टेटमेंट है, अशोक का कथन है कि हमेशा चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या हरम में रहूँ, महामात्य मुझे पूरी बातों से अवगत कराएं। यहाँ पर इस अशोक के कहने का यह मतलब है कि वह जनता के प्रति कितना चिंतित है कि वह यह स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं कहीं पे भी रहूं, आप मुझे सूचना दें। अशोक के 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। अशोक के 12वें अभिलेख में अशोक के धम्म की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार से अनेक अभिलेख हैं। जैसे 14वें शिलालेख या प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख से कलिंग युद्ध के संबंध में जानकारी हमें मिलती है। 13वें शिलालेख जो शाहबाजगढ़ी में स्थित है, इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है और इस शिलालेख में कलिंग युद्ध के परिणामों का वर्णन किया गया है और अशोक की पछतावा करने का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से अशोक के जो अभिलेख हैं, बाद की वीडियो में हम सिर्फ अशोक के अभिलेखों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो अभिलेख जो हैं, अभिलेखों के माध्यम से उसकी सीमा के बारे में जानकारी मिल रही है कि चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत्र आदि उसके पड़ोसी राज्य हैं। इसी प्रकार अन्य शिलालेख हैं या अभिलेख हैं जिनके संबंध में जानकारी हमें अवश्य मालूम होनी चाहिए। 1400 इफेक्चुअल चीज़ें हैं, ये आप लोग याद रखना क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 1400 ईसा पूर्व में भोगजकोई एशिया माइनर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से गरुड़ स्तंभ
इसे कहा जाता है, जिससे भगवान विष्णु के उपासना के संबंध में जानकारी हमें मिलती है। जो वेशनगर अभिलेख है वह हेलियोडोरस का है और यह एक यवन राजदूत था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अशोक के अन्य अभिलेख हैं। सोहगौरा अभिलेख से अकाल के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अकाल के साथ साथ अकाल से निपटने के लिए गोदामों के संबंध में भी जानकारी हमें मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख से सर्वप्रथम हूण आक्रमण के संबंध में जानकारी मिलती है। जो भीतरी स्तंभ लेख है वह स्कंदगुप्त का है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इस प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख यह कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। यह तिथि रहित अभिलेख है। दूसरा अभिलेख का संबंध है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति यह समुद्रगुप्त से संबंधित है और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन था, जो समुद्रगुप्त का युद्ध और शांति मंत्री अर्थात संधि विग्रहीग मंत्री था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और ऐहोल अभिलेख का लेखक रविकीर्ति था। मंदसौर अभिलेख यह यशोवर्मन से संबंधित है और मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ऐरण अभिलेख यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इस अभिलेख से सती प्रथा के संबंध में प्रथम अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है और ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम शून्य का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। इस प्रकार अभिलेखों के माध्यम से, जैसे और अभिलेख हैं इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख, इस अभिलेख के माध्यम से तेलियों की श्रेणी का पता चलता है। वैसे अनेक अभिलेख हैं। बाद के वीडियो में इन अभिलेखों पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी, लेकिन इन अभिलेखों के माध्यम से उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, वैज्ञानिक स्थिति आदि के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है। थैंक यू।